नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका। आज हमारी चर्चा का विषय है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रपाल सिंह। सर, ये जो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, जिसे हम प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, ये सर होता क्या है? बाय डेफिनेशन जो PEM या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ये एक एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है बॉडी की, जिसमें जो डेफिशिएंसीज या एक्सेस या इम्बैलेंसेस जो होते हैं न्यूट्रिशन के या कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के, उसके कारण होती है। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। कई बार इसको अंडर न्यूट्रिशन भी टर्म यूज़ कर लेते हैं। सो इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या किसी और तरह की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब हम स्पेसिफिकली PEM की बात करते हैं तो हम एक एज ग्रुप की बात भी करते हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स के जो बच्चा होता है उसके बारे में बात करते हैं। इन जनरल हम वैसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि बड़ों में प्रोटीन एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सर, ये जो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, इसकी शुरुआत 6 महीने से शुरू हो जाती है एक बच्चे के शरीर में? हाँ, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये जो क्रिटिकल पीरियड है, इसमें ये डिजीज़ जो कुछ डिजीज़ लिंक्ड है इससे, वो इफेक्ट करती है 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स के। तो सर, ये बहुत ही क्रिटिकल एज है 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक। सर, ये जो मैल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, ये कितने टाइप्स का होता है? जी, इसमें मेनली ये 2 टाइप्स का जो क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें 2 डिजीज़ हैं माल न्यूट्रिशन की, जैसे कि क्वाविशोर्कर, जिसको ऐसे प्रोनाउंस किया था क्वाविशोर्कर, और दूसरी है मेरेस्मस। सो इसमें क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि क्या फीचर होते हैं। सो इसमें यह है कि इनसफिशिएंट प्रोटीन की जो है कंसंट्रेशन है इसमें क्वाविशोर्कर में, और मेरेस्मस में बेसिकली वो दैट इज एनर्जी डेफिशिएंसी। सो दोनों का एक मिक्स स्पेक्ट्रम भी कई बार देखा जाता है मेरेस्मस क्वाविशोर्कर, जिसमें बहुत कैलोरीज और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होगी। जी सर, ये जो आपने हमें दोनों टाइप्स के बारे में बताया, इन दोनों में से ऐसा कौन सा टाइप है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक या डेंजरस है? जी नहीं, खतरनाक या डेंजरस तो दोनों ही है, क्योंकि ये अगर 2 साल की उम्र तक इनका पूरा उपचार ना किया जाए तो ये इरिवर्सिबल डैमेज बॉडी के सभी सिस्टम्स को कर देते हैं, खासतौर मेटाबॉलिक, इवन CNS और रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह। सो इनके कुछ खास फीचर्स भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सर, ये जो दोनों टाइप्स हैं, ये दोनों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और जैसा आपने बताया कि अगर एक बार डैमेज हो जाए तो उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो हमारी सब पेरेंट्स से, सब लोगों से यही सलाह है कि आप अपनी प्रॉपर डाइट लीजिए, मैल न्यूट्रिशन के शिकार मत बनिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, ये जो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पहले तो हम बात करते हैं क्वाविशोर्कर की। इसमें वेट लॉस होता है। वेट लॉस हालांकि दोनों में होता है। दोनों में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का भी फर्क है कि क्या क्या फीचर्स है। क्वाविशोर्कर में मेनली हम देखते हैं कि अब्डोमेन स्वेल कर जाता है, पेट फूल जाता है और पानी भर जाता है, और इसके अलावा लीवर की एनलार्जमेंट हो जाती है, और तुम्हारे पाँव में या एक्सट्रीमिटीज़ पे एडिमा हो जाता है, जिसमें कि जैसे कि सोजिश आ जाती है। और इसके अलावा एनीमिया पाया जाता है। एनीमिया के कारण लेथार्जी आ जाती है, जिससे इरिटेबल सा चाइल्ड रहता है। हेयर और स्किन में चेंजेस आ जाते हैं। इसी तरह मेरेस्मस जो होता है, उसमें भी वेट लॉस होता है, पर उसमें हम देखते हैं कि बोनी होगा बच्चा, उसकी श्रिवल्ड, जैसे बच्चे की किसी ओल्ड मैन की तरह अपीयरेंस आ जाएगी, बिल्कुल श्रिवल्ड, सारे बोन्स उसकी प्रोमिनेंट होगी, इसी तरह उस प्रोमिनेंस ऑफ रिब्स होगी, ठीक है ना। ड्रास्टिक लॉस ऑफ फैट टिश्यू होगा उसमें, और ग्रोथ रिटार्डेशन भी होगी। इसमें ये दोनों में कुछ ऐसे खास फीचर है जो क्लिनिशियन जो है वो अपने हिसाब से इसको डायग्नोस कर लेता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी है उसके डायग्नोस करने के। तो सर, जो सबसे बुरा सिम्टम है इसका, वो है वेट लॉस, और जैसा कि हमें अभी सर से पता चला कि सेकंड टाइप में ऐसा वेट लॉस होता है कि बॉडी एकदम स्केलेटन जैसे दिखने लग जाती है, एकदम हड्डियों का ढांचा बन जाता है। और भी कई तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे अनीमिया हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, कोई काम करने का दिल नहीं करता है, एकदम आलसी सा शरीर हो जाता है, जो कुछ भी करने के योग्य नहीं बचता। जी, ये तो हम बाहरी चेन की डिस्कशन कर रहे हैं। इसी तरह बॉडी के सारे मेटाबॉलिक सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी पे स्ट्रेस पड़ा होता है। बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन स्वाभाविक है, ऐसे होगी ही ग्रोथ रिटार्डेशन उसका, अगर माल न्यूट्रिशन इस तरह होगा। जी, मतलब बच्चे के विकास पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, उसकी डेवलपमेंट, ग्रोथ पे बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है मैल न्यूट्रिशन का। सर, इस प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के कॉजेज क्या क्या होते हैं? जी, ये आपने सही पूछा, क्योंकि जब तक हमें कॉजेज नहीं पता चलेंगे तो हम इसका बचाव भी नहीं कर सकते। इसके कॉजेज जो हैं
उसके लिए हम मेनली बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और इसके अलावा कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, उसमें आ जाता है कि लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं जो, उनमें संभावना ज़्यादा होती है। इसी तरह मल्टीपल बर्थ्स होते हैं, या जैसे ऑर्डर ऑफ बर्थ, इट मीन्स कि आपके अगर 3-4 संतानें हो रही हैं तो जो जैसे जैसे अगर आपके रिसोर्सेज हैं उसमें ग्रोथ का भी फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा अगर 2 बच्चों में अगर बर्थ का जो इंटरवल शॉर्ट है उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह एज ऑफ मदर के ऊपर भी डिपेंड है, अगर लेस देन 20 और मोर देन 35 है, इसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। इसी तरह और कुछ ऐसे भी है कि जिनकी फैमिलीज लार्ज होती हैं उनमें भी कुपोषण या माल न्यूट्रिशन की कॉजेज़ पाए जाते हैं। इसके अलावा हम कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें ये होता है कि कई जगह पे फीडिंग प्रैक्टिसेस का ठीक तरह पता नहीं होता महिलाओं को, सो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। इलिटरेसी, पॉवर्टी, इग्नोरेंस और ऐसी कंडीशंस जिसमें वो खुद बीमार रहती हैं, रेकरेंट इन्फेक्शंस होती हैं। सो ये सारे फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन मिलके ये माल न्यूट्रिशन को बढ़ाता है। तो इसके जो कॉजेज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि माँ का सबसे ज्यादा रोल होता है इसमें प्ले करने का। माँ, आप इस बात का ध्यान रखिए कि सारे आपके जितने भी बच्चे हों, बच्चों में एक एज गैप होना चाहिए और साथ ही साथ ज्यादा बच्चे ना हो, इससे आपकी भी हेल्थ पर असर पड़ेगा और बच्चों की भी सेहत पर असर पड़ेगा। सर, डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? इसमें तो ऐसा है कि ये जो सिम्टम्स हमने बताए हैं ये तो एक्सट्रीम हंगर या फिर माल न्यूट्रिशन ऐसी जगहों पे पाई जाती है जहाँ पॉवर्टी, इलिटरेसी, वहाँ पे जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ही छानबीन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ये लोग जो है जो वहाँ पे ऐसे इस कंडीशन में रहते हैं ड्रास्टिक पॉवर्टी में, वो खुद नहीं जाएंगे कभी भी जब तक बहुत नज़दीक उससे फेटल एंड पे आ जाए चाइल्ड। सो इसलिए हमारे हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ सिस्टम को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि ऐसे गांव में या ऐसे दूर दराज इलाकों में अगर उनको ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स जैसे मैंने बताए हैं कि एसाइटिस है, एडिमा है, अगर कोई शोरकर जैसे हो गया, मेरेसस में जैसे मैंने बताया कि जैसे बोनी अपीयरेंस, श्रिवल्ड अपीयरेंस, सनकन आइज, तो ऐसे डिहाइड्रेशन के साइंस देखें, उनको तुरंत रेफर करें हॉस्पिटल्स पे, क्योंकि ये तो एक बीमारी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज इज लिंक्ड विद दी पॉवर्टी, इलिटरेसी, हंगर, और जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल ही जो जिनके पास सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम है। सो इसके लिए तो हमें हेल्थ सिस्टम को खुद उनके पास जाके ही आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। सर, जैसे कहते हैं ना कि अगर प्यास लगती है तो हमें कुएं के पास जाना पड़ता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुएं खुद प्यासे के पास आ जाता है और इस बीमारी में भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। शायद सर इसका कारण क्या लोगों में अवेयरनेस ना होना है? नहीं, अवेयरनेस की बात ऐसे हम जो बातें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम शहर के परिपक्ष में देखें तो वहाँ पे लोग ज़्यादा अवेयर हैं डिजीज़ के बारे में। उनमें ये मजबूरी है, उनके पास खुद को खाने नहीं है जिनके पास, वो अपने बच्चों का कुपोषण कैसे रोक पाएंगे। हाँ, इसमें विमेन का रोल आता है। जो विमेन का जो एज ए मदर अगर है, उसको अपने बच्चे को फ्यूचर में अगर बचाना है कि इरिवर्सिबल डैमेज ना हो जाए, उनको हमें एजुकेट करना पड़ेगा। सो जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हेल्थ गाइड्स हैं, ENMs हैं, गांव-गांव में जाकर विमेन को ज़्यादा एजुकेट करें, क्योंकि डायरेक्ट बच्चों की जो परवरिश है, खाने पीने का और वीकनेसेस हैं, डिजीज़ है, वो ज़्यादा अच्छी तरह छोटी एज ग्रुप में जैसे बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल में लेके जा सकती हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट अस्पताल में फ्री इलाज है इस चीज़ का। तो सर, विमेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस सिचुएशन में। अगर उन्हें खुद पूर्ण रूप से जानकारी होगी इसके बारे में, तभी वे अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख पाएंगी और उन्हें सही तरह का आहार दे पाएंगी। सर, ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ये डिटेक्ट कैसे होता है? ये इसके कुछ क्राइटेरिया बने हुए हैं, जैसे कुछ ऐसे क्लासिफिकेशंस बनी है, जैसे गोम्स क्लासिफिकेशन होगी, जिसमें जो डॉक्टर है पीडियाट्रिक्स के, वो देखते हैं कि इसका वेट लॉस कितना हुआ है, 80% है रिक्वायर्ड जो उस एज ग्रुप के वेट है, और प्लस एडिमा है कि नहीं है। सो ये कुछ क्राइटेरिया बने हैं, वो उससे आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई करते हैं कि क्वाविशोरकर है, मेरेस्मस है, ये दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन है। सो डैट इज़ क्लिनिकल, बट एक लेमैन के लिए तो हमें ये जनरल साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन जैसे है, डिहाइड्रेशन किसी और डायरिया या कोई और इन्फेक्शन में कहीं पे भी हो सकता है, तो वो ये कंबाइंड साइंस को ही, ये जैसे डिहाइड्रेशन में तुम स्किन की इलास्टिसिटी से पता लगता है, संकन आई बॉल्स होते हैं, जो सिर पे फॉन्टेनल होता है उसका डिप्रेशन हो जाना, ये सारे चिन्ह, और इरिटेबल चाइल्ड होना का, इंसिडेंट क्राई हो जाना,
इन चीज़ों को पहचान के हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो क्लिनिशियन या पीडियाट्रिक्स के जो डॉक्टर हैं वो उसको सही तरह डायग्नोस करते हैं। तो डॉक्टर इन चीज़ों को ध्यान में रख के इस बीमारी को डायग्नोस करते हैं, जैसे स्किन की इलास्टिसिटी, संकन आईबॉल्स और बच्चे या फिर किसी का भी इरिटेट हो जाना। इन सारी चीज़ों को देख के ही डॉक्टर ये बता पाते हैं कि क्या उन्हें प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है या फिर नहीं। हाँ, उनका वेट लॉस को अच्छी तरह देखते हैं कि वेट जो उस एज के और उसकी हाइट जो सारा कुछ उसके मुताबिक, उसकी एज के मुताबिक उसका वेट ठीक है कि नहीं, कितना % लॉस है, ये बेसिक क्राइटेरिया है। उसके और कुछ पीडियाट्रिक्स में आर्म सर्कमफ्रेंस या कुछ और भी क्राइटेरिया है, वो पीडियाट्रिशियन अपने हिसाब से डायग्नोस करके उसको क्लासीफाई कर। तो सर हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो इसका ये प्रिवेंशन जो हमारे सोशल इशू से लिंक्ड है कि हमें हंगर, माल न्यूट्रिशन के लिए हमें एजुकेट करना पड़ेगा और हमें इतना बताना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे लो इकोनॉमिक्स जैसे है कि कौन कौन सी चीज़ें देनी है कि जिससे प्रोटीन और एनर्जी की कमी पूरी हो जाए। और जब बात करते हैं विमेन की, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि 2 साल तक अगर ये डिजीज कंट्रोल में नहीं आती तो ये एक इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। और 2 साल के अंदर हमारे विमेन जैसे इन्वॉल्व इसलिए कि उसकी एक जैसे फीडिंग होती है, 6 मंथ तक फीडिंग है, फिर वीनिंग पीरियड आता है, उसके दौरान कैसे वो बच्चे को आहार देती है, इसकी ज़्यादा अहमियत है। अगर आप उसकी फीडिंग प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटरी। और इसमें एक थेरेपी के रूल में भी आता है कि रीफीडिंग की जाती है और फीडिंग को कंटिन्यू किया जा सकता है 1 साल तक और ज़्यादा देर तक नॉर्मल से, अगर ऐसा कोई माल नरिश चाइल्ड आता है। सो ये एक बेसिक है। और वीनिंग के दौरान उसको किस तरह का आहार देना, अगर ये जो लो कॉस्ट होता है सारा, ठीक है ना, सारा इतना पर अवेयरनेस नहीं है कि इससे बच्चे का नुकसान ना हो। सो इसके एजुकेशन से ये चीज़ें आगे बढ़ने से बच सकती हैं। तो सर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग, प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन से ही हम प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमें शुरू से ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुरू में ही अगर जड़ें मजबूत रहेगी तभी आगे जाके सब कुछ सही रहेगा। सर प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन के साथ कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जुड़ी होती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? जो कॉम्प्लिकेशन जुड़ी है PEM या प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन से, मुख्यतः उसमें हाइपोग्लाइसीमिया होना। हाइपोग्लाइसीमिया में शुगर का लेवल फॉल कर जाना, हाइपोथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल फॉल करना, डिहाइड्रेशन एंड शॉक ऑल्सो। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है, जो हमारे एसेंशियल आयंस वगैरह हैं जैसे पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, उनका बैलेंस ख़राब हो जाना। और इसके अलावा कुछ सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शंस हो जाना, बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, थ्रश हो सकता है, और उसके अलावा कुछ और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज हो सकती है। सो जो हमारा ट्रीटमेंट है वो इन्हीं सारी कॉम्प्लिकेशंस को करेक्ट करने में इन्वॉल्व है। और इसके अलावा उसको पेशेंट की जो डिहाइड्रेशन हुई है उसको तेज़ी से रिकवरी के फेस में लेके जाने के लिए इन्वॉल्व है। सो ये जो इन्फेक्शंस है वो ट्रीट की जाती है। इनमें वार्म इन्फेस्टेशन भी हो जाती है। इसी तरह डाइटरी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा उनको IV फ्लूइड्स के द्वारा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो दी जाती है। इसके बाद हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट किया जाता है। और सेप्टिक शॉक अगर है तो उसका ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल होता है। सो जहाँ पे एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है वो डॉक्टर्स वहाँ एंटीबायोटिक्स भी देता है। सो ये सारे करेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं। और उसके बाद न्यूट्रिशनल रिहेबिटेशन नाम की एक चीज़ है, वो भी डॉक्टर आगे करता है इन लोगों की। और उसके बाद फॉलोअप और मॉनिटरिंग इनकी चलती रहती है, सो दैट अ चाइल्ड इज रिस्टोर्ड टू नॉर्मलसी बिफोर डिस्चार्ज। मतलब सर पूरे एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि उसको नॉर्मल लाइफ दे सके और ये जो कुपोषण के शिकार है वो बाकी नॉर्मल और लोगों की तरह हेल्दी भी हो जाए। जो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि छोटे एज ग्रुप वाले हैं जिसमें जो फीडिंग का पीरियड जैसे नॉर्मली हम कहते हैं 6 मंथ तक, तो इनिशियल रीफीडिंग भी की जा सकती है बच्चों को। ये डॉक्टर जैसे एडवाइस करते हैं, क्योंकि उसकी रिकवरी करनी ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऐसा बच्चा काफ़ी तेज़ी से माल न्यूट्रिशन की तरफ जा चुका है। तो एक और रिकमेंडेशन है जो डॉक्टर्स देते हैं और वो है रीफीडिंग का। ब्रेस्ट फीडिंग का एक पीरियड होता है और उस पीरियड के बाद नॉर्मली जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को बॉटल वाला दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे मैलन्यूट्रिशन के शिकार हैं, कुपोषण से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टर फिर से यही एडवाइस देते हैं कि रीफीडिंग का प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाए। इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि विमेन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है प्ले करने का। नारी स्त्री ही है जो अपने बच्चों को कुपोषण से बचा सकती है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अगर किसी का है प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को जड़ से उखाड़ने में, तो वो एक विमेन का ही है।
सर अगर हम आजकल के शहरों की बात करें, आजकल के यूथ और टीनेजर्स की बात करें, आजकल सबको हेल्दी एकदम फिट रहने का शौक चढ़ गया है और उसके लिए सब लोग जिम वगैरह जाते हैं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं। तो सर जब हम लोग जिम जाते हैं तो कई सारे जो जिम ट्रेनर हैं वो रेकमेंड करते हैं कि हम प्रोटीन डाइट ले, जैसे प्रोटीन की सप्लीमेंट्स ले या फिर टैबलेट्स ले। तो सर क्या ये सही है? जी, ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है इनका भी एक रोल है, एक लिमिट तक इनका रोल है। सो ये रोल किस तरह है कि पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट है कितनी। डेली रेफरेंस इनटेक एक नाम से DRI एब्रीविएशन है। सो एक आम आदमी की अप्रॉक्सीमेटली 56 ग्राम पर डे है, जो एवरेज सेडेंट्री मैन है, मतलब जो बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करता, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता। इसी तरह फीमेल की 46 ग्राम पर डे फॉर एवरेज सेडेंट्री वुमेन है। सो ये जो रिक्वायरमेंट है ये इट इज़ जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट डाउनराइट माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। सो इसके अलावा हमें प्रोटीन हायर साइड पे ही रखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आवर एक्टिविटी लेवल्स, एज, या तुम कितना मसल मास की तुम्हारा गोल तुमने बना रखा है। सो ये जो हमारे जो स्टूडेंट्स वगैरह है जो जिम जाते हैं तो उनका एक गोल होता है कि कितना मसल मास हमने बनाना है। सो ये उसके उनकी एक कैलकुलेशन भी है, जैसे कि अगर हम प्रोटीन की इनटेक 30% ऑफ द कैलोरीज हम ले तो उसमें वेट लॉस प्रमोट होता है। सो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको एक मापदंड उनके लिए होता है। बट अगर मसल मास की जैसे हम बात करते हैं तो मसल मास कैसे होता है? सप्लीमेंट हमने देखा है नॉर्मली वो लोग लेते हैं जब एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद एक विंडो पीरियड है 1 आवर का, उसी में वो सप्लीमेंट्स लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म इस तरह बन जाता है कि उनको ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है इट एक्ट्स एज अ फ्यूल फॉर बिल्डिंग अ मसल मास। उनके लिए एक यूजफुल है इस टाइम पे लेना। बट आप एक जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप और उससे एक्सेस में लेते हो तो नॉर्मल जो हेल्दी इंडिविजुअल है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो इंडिविजुअल में अगर किसी को अंडरलाइंग किडनी डिजीज़ वगैरह है या कुछ ऐसा है तो उनको वो नुकसान कर सकता है। सो ये थोड़ा सा आपको अगर एक्सेस लेना है तो आपको देख के लेना पड़ेगा। सर जैसे आपने हमें अभी बताया कि एक्सेस नहीं लेना चाहिए, जितना आपको रेकमेंड करे उतना ही लेना चाहिए और कोई बुराई नहीं है सप्लीमेंट्स को लेने में। सर अगर हम आज की अगर लड़कियों की बात करें, अगर हम टीनेज गर्ल्स की बात करें तो क्या उनके लिए भी ये सप्लीमेंट लेना बिल्कुल ठीक रहेगा? जी, वाई नॉट। अगर वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं जैसे जेंट्स करते हैं, मेल्स करते हैं, तो उनको भी उतनी ही बॉडी की ज़रूरत है। उनकी रिक्वायरमेंट उनके अलग क्राइटेरिया के हिसाब से बनी है कि उतना कितनी एक्टिविटी करनी है। सो इट इज़ ऐसा नहीं है कि उनके वो नहीं लेंगे, उनको ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि फीमेल्स की रिक्वायरमेंट अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में बढ़ जाती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान उनकी रिक्वायरमेंट और बड़ी होगी, लैक्टेशन के दौरान उनकी रिक्वायरमेंट और बड़ी होगी। सो जो मैंने आपको एक फिगर बताई थी कि 46 ग्राम पर डे फॉर एवरेज सेडेंट्री फीमेल या वीमेन, तो उसमें ऐड हो जाएगी अगर वो लैक्टेटिंग है या प्रेग्नेंट है। जी जी सर, अंत में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रोटीन एनर्जी जो माल न्यूट्रिशन है, जो छोटे बच्चों की हम जब बात की और बीमारियों की बात की, उसके लिए समाज को बहुत एफर्ट करनी होगी कि ऐसे बच्चे हमारे समाज में बाद में दे विल नॉट बी यूजफुल टू दी सोसाइटी, ना ही अपने परिवार के। तो इसलिए उनको उस जगह पे कंट्रोल पाने के लिए हमारे हेल्थ सिस्टम को या जो हमारे पीयर एजुकेटर है, जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी है, हंगर है, वहाँ पे एजुकेट किया जाए और उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया जाए जिनको डिहाइड्रेशन या कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम दिखाई देते हैं कि बच्चा अपनी नॉर्मल ग्रोथ नहीं कर रहा, सो डैट जो टाइमली जो मेडिकल इंटरवेंशन है वो स्टार्ट की जा सके। इसके अलावा मैडम ने जैसे आपने पूछा कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जो शहर में एक्सरसाइज कर रहे हैं वगैरह, तो उसका एज सच कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है सप्लीमेंट्स का लेना आफ्टर एक्सरसाइज। बट अगर किसी को अंडरलाइंग कोई डिजीजेज है, किडनी की स्पेशली, तो दैट इज नॉट इंडिकेटेड। थैंक यू सर, अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालने के लिए और हमारे लिसनर्स के साथ इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए।